मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। देखिए, पिछले क्लास में हम कहाँ तक पढ़ाए थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताए थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1930 में, ठीक है। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे कि आखिर जो लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिए उनके क्या विचार थे, मतलब कि हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। मतलब इस आंदोलन में, इस मूवमेंट में जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को किस तरीके से देखा, किस रूप में देखा, है ना। तो हम आपको बता दें कि 1926 की बात हम बता रहे हैं आपको। इस समय हुआ क्या कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था, इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का दाम जो है ना बाबू, कीमत एकदम गिरने लगा। और 1930 आते आते तक पूरा तरीके से दाम जो है ना इतना ज्यादा गिर गया कि किसान सबको टेंशन हो गया। किसान सबको टेंशन इस बात का हो गया कि वो लोग जो भी अनाज उपजाए थे उनको खरीदने वाला कोई नहीं था, और जब किसान अपना अनाज बेचिए नहीं पाएगा तो वो लगान कहां से चुकाएगा, टैक्स कहां से चुका पाएगा। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का दाम पूरा गिरने लगा। किसान परेशान कि आखिर जो है हम अपने उपज को कैसे बेचेंगे, कोई खरीद नहीं रहा है, टैक्स कैसे हम पे करेंगे, ब्रिटिश सरकार को लगान कैसे चुकाएंगे। इन सब बातों से बहुत ज्यादा चारों तरफ टेंशन की भावना थी। मतलब कि 1930 के दौरान गांव के इलाका में, मैंने समझ लीजिए कि बहुत अप एंड डाउन्स था। तो अब हम बात कर लेते हैं जो गांवों में धनी किसान थे, जो रिच किसान थे ना, उनका क्या मानना था इस मूवमेंट के बारे में। तो जो गांव में जो अमीर किसान थे, जैसे कि गुजरात के पटीदार हो गए, उत्तर प्रदेश के जाट हो गए, ये लोग इस मूवमेंट में एकदम एक्टिव थे। कौन से मूवमेंट में? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत एक्टिव थे, है ना। इन्होंने कमर्शियल क्रॉप का खेती तो किया, लेकिन इस विश्व में एक महामंदी का दौर आया था। नहीं बताएं कि कोई खरीद नहीं रहा था अनाज को, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था सामान दूसरे देश में, कीमत एकदम गिरते जा रहा था, किसान बहुत परेशान थे। और जो किसानों के पास जो जमा पूंजी थी, नकद जो पैसा था, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। आखिर पैसा तो भाई उसका यूज है ना डेली का, डेली तो कुछ खरीदेगा ना, साग सब्जी जो भी खरीदना होगा, तेल मसाला। तो धीरे धीरे उनका पैसा जो है वो क्या होने लगा, खत्म होने लगा। और इधर ब्रिटिश सरकार जो थी वो लगान कम करने को एकदम तैयार नहीं थी। तो जितने भी अमीर किसान थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने इस मूवमेंट में जम के भाग लिया। उन्होंने अपने किसान समुदाय के अलग अलग ग्रुप्स को एक साथ लाया, है ना। और एक साथ लाने के बाद इस आंदोलन में वो लोग सम्मिलित रूप से भाग लिए। और सम्मिलित रूप से भाग लेने के बाद इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। इन किसानों का क्या राय था इस आंदोलन को लेकर के? इन किसानों का ये राय था कि ब्रिटिश सरकार जो है लगान कम कर देगी, टैक्स का पैसा क्या करेगी, कम करेगी। लेकिन आंदोलन चल रहा था, और हम आपको बताए थे कि 1931 में महात्मा गांधी पहली बार सिविल डिसोबीडियंस को वापस ले लिए। जब वापस ले लिए ना, तो जितना सब किसान बढ़ चढ़ के भाग लिया था ना, इन लोग का मनोबल गिर गया कि बताइए, गांधी जी के साथ हम लोग आए और इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया, ठीक है। लेकिन 1932 में जब ये मूवमेंट दोबारा शुरू हुआ था, तो बहुत से जो किसान थे ना, इस आंदोलन में भाग लेने से मना कर दिए। मतलब वो लोग आंदोलन में भाग नहीं लिए। काहे नहीं लिए होंगे? इसलिए कि जब ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए होंगे तो इनके मन में ये तो रहा होगा कि इस आंदोलन से कम जो ब्रिटिश सरकार हमसे हेवी टैक्स ले रही है वो टैक्सवा कम कर दे। लेकिन न तो टैक्स से कम हो पाया, और महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले भी लिए। तो जब मनोबल एक बार गिर जाता है, फिर दोबारा कहिएगा तो उतना ज्यादा किसान कहां से करेगा, है ना। अब तुम ही हमको है एक बार घरे पार्टी पे बुलाया कि आइए ना, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। घरे गए तो कौची, तो रोटी सब्जी खिला के वापस भेज दिया। हमारा मनोबल गिर गया कि नहीं। अब दोबारा तुम अपना घरे हमको पार्टी में बुलाएगा तो हम तो नहीं जाएंगे,
है कि जब रोटी सब्जी खाना है तो हम अपन घरे नहीं खा लेंगे, हैं पार्टी में जाता कहे लाए आदमी, तनी बढ़िया खाए, समझ गया ना। इसीलिए फिर दोबारा किसान इसमें भाग नहीं लिए। तो ये तो बात हो गया अमीर किसान का। अब हम बात करते हैं गरीब किसान का। वैसे गरीब किसान जो बड़े बड़े जमींदार के यहाँ, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के यहाँ भूमि जो है किराया पर लेकर, पट्टा पर लेकर खेती करता था, अब बदले में इन जमींदारों को रेंट देता था। कौन देता था रेंट? किसान। इन छोटे छोटे किसानों का कहना था कि इस मूवमेंट के जरिए सिर्फ टैक्स कम न किया जाए, बल्कि इसके अलावे जो रेंट दिया जाता है जमींदारों को, या जो रेंट हम जमींदारों को देते हैं, वो रेंट का पैसों माफ कर दिया जाए। क्यों माफ कर दिया जाए? तो आप तो पता है मंदी का समय था, बड़े बड़े जब किसान परेशान थे तो बेचारा छोटका किसानवा क्या करे हो, इन लोग को तो उपजाना भी रहता था, आधा रखना रहता था, आधा जमींदारों को दे भी देना रहता था। इस हालात में ये लोग क्या करेगा? और जमींदार लोग तो ये लोग से किराया लिए बिना मानेगा नहीं। तो छोटे किसानों का जो व्यू था इस आंदोलन को लेकर के कि सिर्फ लगान का पैसा ही कम न करना, बल्कि जो रेंट हम लोग दे रहे हैं जमींदारों को, वो रेंट को भी खत्म कर देना। इसी सब के चलते किसान, जो छोटे छोटे किसान थे, कई रेडिकल आंदोलन में कूद पड़े, कई आंदोलन का हिस्सा बने कि ताकि हम लोग का जो है किराया, जो है रेंट है, वो क्या हो सके, खत्म हो सके। समझ गए? इन लोगों ने इस मूवमेंट में भी गुहार लगाया। छोटे किसानों ने भी इस मूवमेंट में कहा कि कैसहू कम हम लोग का टैक्स कम कर दीजिए और हम लोग का जो रेंट है, जो जमींदार को देना है, वो माफ कर दीजिए। लेकिन जानते हैं कांग्रेस ऐसा कर नहीं रही थी। काहे नहीं कर रही थी? कि कांग्रेस को लग रहा था कि अगर हम छोटे किसानों का बात मानेंगे तो बड़े बड़े जमींदार और बड़े बड़े किसान नाराज हो जाएंगे, है ना। क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि जो बड़े बड़े जमींदार और किसान हैं वो हमारा सपोर्ट करें। और आपको पता है कि जमींदारों को रेंट कौन दे रहा था? छोटे किसान। अगर छोटे किसान के फेवर में कांग्रेस आ जाता तो बड़का बड़का जमींदारों खिसिया जाता। तो जब छोटा किसान देखा ना कि कांग्रेस हम लोगों के पक्ष में नहीं है, तो धीरे धीरे छोटे किसान और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ती गई। अब जानेंगे कि जो बड़ा बड़ा व्यापारी सब था, है ना, उनका क्या राय था इस आंदोलन के बारे में। बड़े किसान छोटे किसान के बारे में तो जान गए कि उनका क्या राय था। अब हम व्यापारी मतलब कि बिजनेसमैन के बारे में जानेंगे कि उनका क्या सोच था इस आंदोलन के बारे में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, इस वर्ल्ड वॉर के दौरान जितने भी व्यापारी थे और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन लोग बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया, बहुत ज्यादा। ठीक है। और कोई भी ब्रिटिश का कानून जो इन व्यापारियों के व्यापार में बाधा डाल रही थी, उस नीतियों का विरोध करना एकदम शुरू कर दिया। किन्होंने? व्यापारियों ने। मतलब व्यापारी को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। और अगर इस प्रॉफिट में अगर कोई भी ब्रिटिश का कोई नियम कानून अगर बाधा डाल रहा है, रुकावट डाल रहा है, उसका एकदम विरोध करना है। और इसीलिए व्यापारी वर्ग भी इस आंदोलन में शामिल हुआ, ताकि वो लोग अपना व्यापार को बहुत ज्यादा फैला सकें, है ना। जो विदेशी सामान आ रहा है इंडिया में इंपोर्ट होकर के, वो इंपोर्ट होकर ना आए, क्योंकि उनका सामान जब आता था तो भारतीयों का जो अपना व्यापार था ये थोड़ा सा डाउन हो जाता था। तो कोई भी चाहेगा कि उसका व्यापार जो है नीचे जाए? कोई नहीं चाहेगा। तो बड़े बड़े व्यापारियों ने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एकजुट करने के लिए जानते हैं 1920 में एक संगठन बनाया। 1920 में एक संगठन बनाया जिसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। क्या नाम था? इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। ठीक है। इसलिए इसको बनाया गया 1920 में, ताकि सब व्यापारी का एक संगठन हो और सब व्यापारी मिलजुल करके काम करे। पता है यूनिटी में कितना पावर होता है ना। इसके बाद 1927 में 1927 में भी एक और ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसका नाम है, जानते हैं क्या?
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म फिक्की। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म जो है बुक में है, आपके पढ़ लीजिएगा, समझ गया नाम। फिक्की का स्थापना कब होता है? तो होता है 1927। ये भी एक तरह से व्यापारियों का ही एक संगठन था। उस समय के बहुत ही फेमस बिजनेसमैन थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जीडी बिड़ला। इन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया, आंदोलन में इकोनॉमिकली मदद भी किया, पैसा से, है ना, आंदोलन में इन्होंने मदद भी किया। और ज्यादातर व्यापारी वर्ग ये सोच रहा था इस आंदोलन के बारे में कि एक नया युग का शुरुआत हो रहा है। व्यापारी किस रूप में देख रहे थे इस आंदोलन को? इस रूप में देख रहे थे कि इस आंदोलन के तहत ब्रिटिश पाबंदी हम पर से हट जाए और हम खुल करके व्यापार कर सकें, हम अपने चीजों का एक्सपोर्ट करें दूसरे देश में, हमारा चीज भी बिके और हम बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर सकें। व्यापारियों का क्या राय था ये तो आप समझ गए। अब हम आते हैं कि इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लेबर थे, इंडस्ट्रियल लेबर, उनका क्या मानना था। तो देखिए, जो भी इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास था उन्होंने इस आंदोलन में उतना ज्यादा रुचि नहीं दिखाया। सिर्फ नागपुर के ही इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास इस आंदोलन में भाग लिया, क्योंकि मजदूर देखें कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे जैसे कांग्रेस के नजदीक जा रहे हैं वैसे वैसे फैक्ट्री का जो लेबर क्लास है वो कांग्रेस से दूर होते जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लेबर और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच कहीं ना कोई तनाव तो था, जिसके चलते दोनों एक साथ नहीं आ पा रहे थे। अगर इंडस्ट्री का मालिक बहुत अच्छा होता, वो कह देता कि सारे लेबर्स भी इस आंदोलन में आएंगे, तो नहीं आता। लेकिन कुछ ना कुछ अनबन रहा होगा, जिसके चलते जब इंडस्ट्रियलिस्ट सट रहे थे कांग्रेस से या इस आंदोलन से, वैसे वैसे जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास था वो कांग्रेस से दूर होते जा रहा था। कुछ मजदूरों ने इस मूवमेंट में भाग लिया, उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बाइकॉट भी किया, क्योंकि वो लोग कुछ कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। उन मजदूरों का कहना था कि उनका जो वर्क प्लेस है, जहां वो काम करते हैं, वो साफ सुथरा नहीं है, गंदा है, वेतन कम हम लोग को मिलता है। इस सब का सब शिकायत था बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से उनको, है ना। इसीलिए वो लोग नहीं आ पा रहे थे कांग्रेस के नजदीक। लेकिन कहीं कहीं पे हम आपको बताएं कि कहीं कहीं से कुछ वर्किंग क्लास इसमें भाग लिए। 1930 में जो रेलवे वर्कर थे और 1932 में जो डॉक यार्ड वर्कर थे, इन लोगों ने हड़ताल किया, मतलब काम पे जाने से मना कर दिया। डॉक यार्ड वाला समझ रहे हैं, जो बंदरगाह इस सब पे काम करता है सब, इन लोग काम पे जाना बंद कर दिए। 1930 में, मतलब 1930 में, छोटा नागपुर का आप प्लेटू देख रहे हैं, छोटा नागपुर में टीना का माइंस है। इस माइंस में हजारों मजदूर काम कर रहा था। इन्होंने गांधी जी का टोपी पहन के, माने गांधी जी वाला उठा के नहीं, गांधी जी जैसा टोपी पहन के, है ना, और आंदोलन में कूद पड़े। अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार किया गया। लेकिन इतना करने के बाद भी कांग्रेस हमेशा इन मजदूरों के बात को पूरा करने में हिचकिचाती रही। उनको लगता था कि अगर हम इन मजदूरों के फेवर में चले जाएंगे तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये हमसे किनारे हो जाएंगे। मतलब कांग्रेस जो है ये बीच धारा में फंसी थी, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि अगर एक तरफ हम वर्किंग क्लास को पास लाएंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट दूर हो जाएंगे, और अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को पास ला रहे हैं तो वर्किंग क्लास दूर हो जाएगा। समझ गए। और कांग्रेस ज्यादातर देख रहे हैं कि किसानों के फेवर में थी, बड़े बड़े किसानों के फेवर में थी ना, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जमींदारों के फेवर में थी ना। इसी तरीके से यहाँ पे ये लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में थे। जो छोटे किसान थे, जो छोटे मजदूर थे, वर्किंग क्लास थे, ये कांग्रेस से दूर होते जा रहे थे। समझ रहे हैं। इस आंदोलन में औरतों ने भी बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मतलब पहली बार औरतें घर से बाहर निकली थी इस आंदोलन में। सोचिए,
सिर्फ गांधी जी को सुनने के लिए कि गांधी जी क्या उपदेश दे रहे हैं। इसमें लिखा है आपके बुक में कि औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया है। गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था, इस दौरान, नमक सत्याग्रह मतलब सॉल्ट मार्च, इस सॉल्ट मार्च के दौरान गांधी जी का बात सुनने वो लोग घर से बाहर आई, है ना। विदेशी कपड़ों का बाइकआउट किया गया, शराब की दुकान के आगे पिकेटिंग किया गया। शहरों में देखा गया कि ज्यादातर ऊंची जाति की महिलाएं ही एक्टिव थी, और गांव में और ग्रामीण इलाका में भी देखा गया तो जो भी संपन्न किसान थे, धनाढ़ किसान थे, धनी, उनके यहाँ की महिलाएं ज्यादातर इसमें रुचि ली, है ना। क्योंकि बहुत सी महिलाएं तो उस समय उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको क्या पता था कि क्या होता है क्या नहीं। और गांधी जी से इतनी ज्यादा महिलाएं प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने देश प्रेम को ही सबसे ऊंचा माना। उनको लग रहा था कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, देश है ना। लेकिन इससे भी औरतों के जीवन में कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ, क्योंकि गांधी जी का खुद का मानना ही था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी मां बनना, अच्छी पत्नी बनना ही औरत का असली कर्तव्य है ना। और इसीलिए जानते हैं उस समय तक औरतों को कांग्रेस में भी कोई ऊंचा पद या कोई बढ़िया पद नहीं दिया गया था, समझ गए। जबकि महिलाएं आ रही थी मूवमेंट में, तो महिलाओं को भी तो देना चाहिए था बढ़िया सीट, उनको भी तो समाज में आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन उस समय गांधी जी का विचारधारा ही नहीं था, और लोग भी स्त्रियों को जो है उतने आगे बढ़ते हुए उस समय शायद नहीं देखना चाह रहे होंगे। इसीलिए महिलाओं का पद हमारे समाज में उस समय उतना ऊंचा नहीं था। मतलब कांग्रेस भी महिलाओं को ऊंचा पोजीशन देने में हमेशा से हिचकिचाती रही है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग देखें कि इस मूवमेंट में बड़े बड़े जमींदार और अमीर किसान भाग लिए, छोटा किसान भी भाग लिया, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी भाग लिए, तो छोटे छोटे वर्किंग क्लास भी भाग लिए, महिलाएं भी भाग ली। लेकिन सबका विचारधारा अलग था, सबका सोच इस आंदोलन को लेकर के अलग था, सबकी जरूरतें भी अलग थी, है ना। अब हम जानेंगे कि आखिर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे क्या। मतलब कुछ ऐसे भी ग्रुप्स थे जिन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग नहीं लिया। तो आखिर वो कौन कौन से ग्रुप्स थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में भाग नहीं लिया। तो अगर देखा जाए तो एक ग्रुप था, जानते हो किनका, अनटचेबल्स का, अछूतों का, है ना। जिसको बड़े जात के लोग, हिंदू धर्म का ये सबसे बड़ा बुराई रहा है शुरू से कि बड़े जाति के जो लोग थे ना बाबू, वो जो नीच जाति के लोग थे, इन लोगों से बड़ा घृणा करता था सब, है ना। और कांग्रेस भी ज्यादा साथ दिया, जानते हैं किनका, जो बड़ी जाति के जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू धर्म वाले थे ना, कट्टरपंथी, उनका सहयोग ज्यादा किया कांग्रेस। और जब कांग्रेस उनका ज्यादा सहयोग करेगा तो जो नीचे तबके के लोग, जो दलित लोग होंगे, अनटचेबल्स, उन पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मतलब जो अनटचेबल्स लोग थे ना, ये कांग्रेस से ना दूरी बनाते गए, मतलब दूर होते चले गए। और कांग्रेस ने भी इन दलितों पे लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया। लंबे समय तक जो भी कांग्रेस थी ना, ये बड़े जाति वालों के साथ ज्यादा थी, जो बड़े हिंदू धर्म के जो लोग थे उनके साथ ज्यादा रही, है ना। लेकिन महात्मा गांधी साफ कह दिए, उनका कहना था कि अगर अनटचेबिलिटी को खत्म नहीं किया गया ना, तो 100 साल तक भी आपको स्वराज नहीं मिल सकता है। गांधी जी इस समाज को एक साथ जोड़ना चाहते थे, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करना चाहते थे, सबको एक साथ लाना चाहते थे, ताकि सबको ऐसा फील हो कि हम सब एक हैं, एक देश के नागरिक हैं, और एक भाव से हम मूवमेंट में साथ जाएं, तब जाकर के हम लोग स्वराज हमको मिल पाएगा। तो गांधी जी यही बात कहें कि अनटचेबिलिटी को खत्म नहीं करोगे तो 100 साल तक भी नाक रगड़ते रह जाओ, स्वराज नहीं मिलेगा। और महात्मा गांधी ने इन दलितों को हरिजन कहा। हरिजन का मतलब हरि प्लस जन, हरि माने भगवान विष्णु का नाम है हरि, और जन माने लोग, मतलब ईश्वर का लोग, हरि का लोग है ये लोग, माने ईश्वर की संतान कहा महात्मा गांधी ने इनको। और आप लोग को पता है कि पुराने समय में
इन अछूतों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, वेद नहीं पढ़ने दिया जाता था, सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं निकालने दिया जाता था। इनके लिए अलग से तालाब उलाब होता था, कुआं होता था पानी के लिए। गांधी जी इस सब के लिए मना किए कि भाई कोई अछूत नहीं है। महात्मा गांधी इस सब चीज के खिलाफ थे कि भाई आखिर अछूतों को मंदिरों में जाने का रोक क्यों है, क्यों सब तालाब से वो लोग पानी नहीं निकाल सकता है, कुआं से पानी नहीं निकाल सकता है, समझ गए। यहां तक कि जो मैला ढोने वाला होता था ना, टॉयलेट साफ करने वाला, इस सब को समाज में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए ना गांधी जी खुद से टॉयलेट साफ करना शुरू कर दिए। सोच लीजिए, समझ रहे हैं ना बात को। मतलब कि जो टॉयलेट साफ कर रहा था, जो मेस्तर लोग कहता है या जो भी लोग कहते होंगे, उन लोगों को इस समाज में एक ऊंचा पद, मतलब कि समाज में लाने के लिए कि आखिर जो है वो भी सफाई का काम कर रहे हैं, गांधी जी बेचारे खुदे टॉयलेट साफ करना शुरू कर दी। इसमें शर्म का कौन बात है? हम अगर साफ सफाई कर रहे हैं तो हम अपने देशे को ना साफ रख रहे हैं। वो तुम्हारा सफाई कर रहा है घर का या रोड का, कहीं चीज का, और तुम उसको लतिया रहे हो, दूर भगा रहे हो। टॉयलेट का टंकी उनकी बाबू जब घरवा में का खराब हो जाता है ना, अपने से नहीं होता है, समझ गया ना। जब टॉयलेट भरने लगता है ना तो इंसान को टॉयलेट जाने का मन नहीं करता है। बात मानते हैं कि नहीं? कौन ठीक करता है इसको? वो आएगा बेचारा, ठीक करेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया वो, और फिर भी आप उसको अछूते जैसा देख रहे हैं। काहे? वो भी तो एक इंसान है, समझ गया ना। गांधी जी का यही कहना था बाबू। गांधी जी ऊंची जाति वालों से कहें कि भाई ये अनटचेबिलिटी का जो पाप आप लोग कर रहे हैं ना, मत कीजिए, उनको भी अपने जैसा समाज में जीने दीजिए, हक दीजिए। लेकिन बहुत सारे जो दलित नेता थे ना, ये अपने समस्या का समाधान अपने तरीके से करना चाहते थे। इनको कांग्रेस पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं था। ये लोग चाहते थे कि हमें जो है हमारा निर्वाचन अलग से हो, माने हमारा इलेक्शन अलग से हो, और हमारे जगह से जो लोग खड़ा होगा वो दलित समाज का ही होगा, ठीक है। क्योंकि इन दलितों को लगता था, इनके नेताओं को लगता था कि समाज में जो हम पिछड़े हैं, जो समाज में हमको विकलांग कह दिया गया है, समाज में हमको पीछे छोड़ दिया गया है, जब तक हम पॉलिटिकल पावर नहीं ले लेते हैं तब तक हम इस समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाएंगे, समझ गए। मतलब मेन ये लोग चाहता था कि इलेक्शन के माध्यम से, जो काउंसिल का इलेक्शन होता था, इसके माध्यम से हम जो है इलेक्शन जीतेंगे और जीत करके जाके और इनके सामने अपना पक्ष रखेंगे, समझ गए ना। मतलब अलग से निर्वाचन प्रणाली चाहता था कौन? दलित समाज। और इन्हीं दलितों का प्रतिनिधित्व क्या करता था? बी आर अम्बेडकर साहब, है ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर साहब ने बाबू 1930 में, है ना, 1930 में एक संस्था का स्थापना किया है। इसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। क्या नाम था? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। और हम आपको बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में तो बनेगा ही बनेगा। कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का स्थापना किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब किए? तो 1930 में किए, है ना। आपको याद होगा कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बताए थे, जिसमें महात्मा गांधी गए थे भाग लेने। जानते हैं वहां पे मुद्दा क्या फेल हो गया था? वहां जाकर के बी आर अम्बेडकर भी गए थे, और बी आर अम्बेडकर ऐसे नेता हुए भारत के जो तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए थे। हाँ, वहां गए, भीमराव अम्बेडकर अपना पक्ष रखें कि हम दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचन प्रणाली चाहते हैं, इलेक्शन चाहते हैं, जहां से दलित समाज ही उठे और दलितों का ही वो देखरेख करे। अंग्रेजवा सभी बतवा मान गया, और गांधी जी ई पक्ष में नहीं थे कि उन लोग को अलग से निर्वाचन प्रणाली नहीं दिया जाएगा। कहाँ गांधी जी ऐसा नहीं स्थिति में थे? क्योंकि गांधी जी जानते थे कि अगर हम उनको अलग से निर्वाचन प्रणाली दे दिए, अलग से उन लोग का इलेक्शन होगा अपना ही खुद का, तो उन लोग जो है अपने ही समाज के बारे में खाली सोचेगा, बाकी समाज के बारे में ध्यान नहीं देगा। बड़े जाति वालों से इनका नफरत और बढ़ता जाएगा, समझ रहे ना बात। गांधी जी चाहते थे कि नहीं, सब लोग एक साथ आए और एक ही इलेक्शन हो। बस हम ये जो शेड्यूल कास्ट हैं, मतलब कि जो अनुसूचित जाति हैं, समझ गया ना, अनटचेबल्स को बाद में शेड्यूल कास्ट कहा गया, एससी कहा गया। तो जो इन अनटचेबल्स हैं या जो दलित समाज हैं, इनको जो है हम आरक्षित सीट देंगे, रिजर्व सीट देंगे, कि उस सीट से सिर्फ खड़ा होगा कौन? तो दलित समाज ही खड़ा होगा। जैसे आज देखिए है कि नहीं है,
84 गो सीट, 84 सीट जो है एससी के लिए रिजर्व है, कि वहां से उस 84 सीट पे एससी ही खड़ा होगा। समझ गया ना, लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो गांधी जी यही चाहते थे। अंग्रेजों सब बी आर अम्बेडकर का बात मान लिया, गांधी जी का बात मन में नहीं किया, गांधी जी खिसिया गए, वहां से आ गए। समझ गया ना। बाद में फिर जानते हो 24 सितंबर 1932 को ना बाबू, 1932 को ना पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ। जानते हैं किसके किसके बीच में? महात्मा गांधी, ठीक है, और किसके बीच में बाबू? बी आर अम्बेडकर के बीच में। गांधी जी ने कहा कि नहीं, अलग से निर्वाचन प्रणाली मत लीजिए, आप अलग से अपना इलेक्शन मत करवाइए, हम आपको आरक्षित सीटें देंगे। अब बाद में उनका संख्या भी बढ़ाया गया। समझ गया ना। तो ये पूना पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, एकदम कंफर्म। ठीक है। तो काउंसिल इलेक्शन में जो शेड्यूल्ड कास्ट थे, है ना, जो दलित थे, इनको आरक्षित सीट मिल गया, रिजर्व सीट मिल गया, पूना पैक्ट भी हो गया। समझ गया ना। लेकिन फिर भी जो दलित समाज था, है ना, ये अपने आप को हमेशा थोड़ा सा अलग ही मानता रहा कांग्रेस के आंदोलन से। समझ गया, मैंने उनके साथ मिल तो गया, लेकिन हमेशा शक के निगाह से ही देखा जाता था कांग्रेस को। मतलब ये जो दलित समाज था, ये हमेशा शक के निगाह से ही देखता था कांग्रेस के आंदोलन को। समझ गया ना। तो दलित समाज के बारे में तो ये बात था। ठीक। लेकिन अब हम बात करेंगे कि कुछ समाज ऐसा था, जैसे मुस्लिम समाज, है ना, भारत के कुछ मुस्लिम संगठन ऐसा था जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कोई ज्यादा रुचि नहीं लिया, क्योंकि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था और खिलाफत मूवमेंट था, ये सब तो शांत पड़ गया। बाद में शांत पड़ गया ना, जिसके चलते जो है ना बहुत सा मुसलमान जो है ना कांग्रेस से एकदम कट गया, अलग हो गया, बोला कि ना यार कांग्रेस में वो दम नहीं है। और 1920 के समय, 1920 के आसपास देखा गया कि कांग्रेस का ज्यादा नजदीकी जो है ना हिंदू महासभा से बढ़ रहा है। तो हिंदू महासभा जाहिर सी बात है कि हिंदुओं की संगठन होगी। मुस्लिम समाज देखा और ही चिढ़ गया कि कांग्रेस हिंदू महासभा वाला से ज्यादा नजदीकी बना रहा है, हम लोग मुस्लिम लीग वाला से नहीं। मुस्लिम लीग और कटने लगा, मुस्लिम संगठन और कांग्रेस से दूर जाने लगा। इतना ज्यादा ये लोग दूर जाने लगा कि पूरा एकदम जुलूस निकालने लगा, पूरा कट्टरपंथी जैसा, है ना। अब जब जुलूस निकालने लगा तो हिंदू मुसलमान में कई जगह पूरा दंगा भड़क गया, हिंदू मुसलमान के बीच संबंध खराब हो गया, और धीरे धीरे दंगा ये सब इतना बढ़ गया कि दोनों समुदाय के बीच में इतना ज्यादा टकराव बढ़ गया कि एक तरह से समझ लीजिए तो कट्टर दुश्मन हो गया, है ना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आने का प्रयास भी किया। एक समय ऐसा लगा कि फिर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम लीग के कुछ नेता थे जिनमें एक मोहम्मद अली जिन्ना थे, है ना। ये मोहम्मद अली जिन्ना कहें कि अगर मुसलमानों को सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट दिया जाएगा, है ना, और जो मुस्लिमों का जो इलाका है जहां पे मुस्लिम संख्या ज्यादा है, जैसे कि पंजाब हो गया और बंगाल हो गया, इन इलाकों से मुस्लिमों को ही खड़ा किया जाए। ये किनका कहना था? मोहम्मद अली जिन्ना का। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि पंजाब और बंगाल जहां पे मुस्लिम ज्यादा हैं, वहां से आप जनसंख्या के रेशियो में सीटें हम लोग को रिजर्व कर दीजिए, वहां से हम मुस्लिम लोग ही खड़े होंगे। तब हम लोग भी जो हैं अलग से डिमांड अपना खत्म कर देंगे कि भाई हम लोग को अलग से निर्वाचन प्रणाली नहीं चाहिए, मतलब हम अलग से अपना इलेक्शन नहीं चाहेंगे, है ना। मतलब देखिए उधर जो दलित थे वो भी अपना इलेक्शन अलगे चाहते थे कि हमारा इलेक्शन अलगे हो, मुस्लिम लीग भी चाहता था हमारा इलेक्शन अलगे हो, है ना। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना बोले कि जहां पे मुस्लिम समुदाय सब ज्यादा है वहां से खड़ा कीजिए, है ना। लेकिन जानते हो ये कितना दिक्कत बात है, हम मान लेते हैं कि मुस्लिम जगह से मुस्लिम को खड़ा कर दिए तो हिंदू तो मुस्लिम के लिए ध्यान देगा, मानते हैं, तो फिर तो मुस्लिम के बीच मुस्लिम पॉपुलर हो जाएगा, तो फिर एकता बना कहां हिंदू मुस्लिम के बीच। मानते हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र से कोई हिंदू जीता, हिंदू उनके लिए कर रहा है, कितना बढ़िया बात रहेगा। अब अभी के इलेक्शन में हिंदू बहुल क्षेत्र से बहुत से ऐसे मुस्लिम हैं जो जीतते हैं इलेक्शन, उनके लिए करते हैं, तो इन भाईचारा को बढ़ावा देगा। अरे अपना समुदाय के लिए तो सब कर रहा है। लेकिन 1928 में पता है आपको एगो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ है, सब दल, मुस्लिम लीग जितना भी पार्टी था सब एक जगह बैठा है, मिला है 1928 में। तो सर्वदलीय सम्मेलन कब होता है? 1928 में होता है,
और इसमें हिंदू महासभा के M.R. जयकर नाम का एक व्यक्ति है, M.R. जयकर। ये M.R. जयकर साहब जो थे ना, इन्होंने इस समझौते को लेकर के बहुत निंदा किया, बहुत अपमान भरा बात कहा कि मुस्लिम लीग से समझौता कर रहे हैं, इसे समझ रहे हैं ना। तो जो भी आशा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गठबंधन का, वो समाप्त हो गया। तो जब इस तरीके के हालात चल रहे थे, उधर मुस्लिम लीग अलगे भाग रहा है, कांग्रेस अलगे हट रही है, इस तरीके का जब बात हो रहा था, तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों को लगा कि जो मेजोरिटी के जो हिंदू समाज है, कहीं इनके बीच में जो माइनॉरिटी हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, कुछ दलित समाज हो गया, ये लोग कहीं इनका पहचान खो ना जाए, समझ गए। तो बड़े बड़े नेताओं को भय था कि हिंदू मेजोरिटी का वर्चस्व जो है इस देश में, कहीं उनके मेजोरिटी के नीचे जो माइनॉरिटी हैं, उनकी संस्कृति और पहचान क्या हो जाएगी, खो जाएगी। मतलब यही बात का उनको डर था, समझ गए। तो ये टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ गए ना। तो अब उम्मीद है अब मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। तब तक रिवीजन अच्छा से करते रहिए, पढ़ते रहिए।